नमस्कार। इतिहास अक्सर तथ्यों और कहानियों का एक बड़ा ही दिलचस्प ताना बाना होता है। और जब बात रानी लक्ष्मीबाई की हो ना, तो ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। हम सब बचपन से उनके बारे में सुनते आ रहे हैं। एक निडर योद्धा, एक महान नायिका और स्वतंत्रता की लौ जलाने वाली एक अद्भुत प्रतीक। लेकिन आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही अहम सवाल उठाने वाले हैं। हमने जो कुछ भी सुना है, उसमें से कितना सच है और कितना महज एक मिथक। चलिए इन लोकप्रिय कहानियों के पीछे छिपे असली इतिहास को खंगालते हैं, जो सच मानिए उन किंवदंतियों से भी कहीं ज्यादा रोमांचक और प्रेरणादायक है। अब देखिए, सबसे मशहूर कहानी से ही शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने रानी को घेर लिया तो उन्होंने अपने दत्तक पुत्रों को पीठ पर बांधा और अपने घोड़े समेत किले की एक बेहद ऊंची दीवार से छलांग लगा दी। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है ना? लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज और वहां का भूगोल हमें कुछ और ही बताते हैं। असल में किले की उस दीवार के नीचे एक खतरनाक चट्टानी ढलान है, जहां से किसी भी घोड़े का सुरक्षित कूदना नामुमकिन है। तो वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता ये है कि जब ब्रिटिश सेना एक तरफ से दीवार तोड़कर अंदर घुस रही थी, तब रानी एक बहुत ही सोची समझी और साहसिक रणनीति के तहत किले के मुख्य द्वार से सुरक्षित बाहर निकल गई थीं। ये हमें दिखाता है कि कैसे कभी-कभी असली और तार्किक इतिहास इन चमत्कारी कहानियों के पीछे छिप जाता है। तो चलिए उनके इस सफर को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं, यानी उनके शुरुआती जीवन से। अब एक बड़ी दिलचस्प बात देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि उनका जन्म कब हुआ था, तो ज्यादातर लोग 1835 कहेंगे। पारंपरिक रूप से यही माना जाता है। लेकिन अगर हम आधुनिक इतिहासकारों जैसे ताप्ती रॉय और रुद्रांशु मुखर्जी के शोध पर नजर डालें, तो पता चलता है कि उनका जन्म असल में 1828 से 1830 के बीच हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि उस दौर में एक साधारण परिवार की लड़की के जन्म का कोई सटीक रिकॉर्ड रखा ही नहीं जाता था। और आप समझ सकते हैं कि इसी रिकॉर्ड की कमी ने स्वाभाविक रूप से आगे चलकर उनके बचपन से जुड़ी कई किंवदंतियों को जन्म दिया। चलिए उनके शुरुआती जीवन के कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। बनारस में जन्म के बाद 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और यहीं उन्हें अपना वो नाम मिला, लक्ष्मीबाई। लेकिन रानी बनने का ये सफर कोई आसान नहीं था। 1851 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, पर बेहद ही दुखद बात है कि कुछ ही महीनों में उस बच्चे का निधन हो गया। इस पहाड़ जैसे दुख से वो उभर ही रही थीं कि 1853 में जब उनके पति मृत्युशैया पर थे, तब उन्होंने अपने एक युवा रिश्तेदार को गोद लिया, जिसे हम दामोदर राव के नाम से जानते हैं। पति के गुजर जाने के बाद लक्ष्मीबाई महज एक रानी से एक युवा विधवा और पूरे राज्य की रक्षक बन गईं। सोचिए, एक महान नेता बनने से पहले ही उन्होंने कितनी बड़ी व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना किया था। और इन व्यक्तिगत त्रासदियों के तुरंत बाद शुरू हुआ एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान। आइए देखते हैं कि असल में विद्रोह की चिंगारी भड़की कैसे। इस पूरे संघर्ष की जड़ में थी एक ब्रिटिश नीति, व्यपगत का सिद्धांत, या जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का ये वो क्रूर नियम था जिसके तहत अगर किसी भारतीय शासक का अपना कोई सगा जैविक उत्तराधिकारी नहीं है, तो ब्रिटिश कंपनी उस राज्य को हड़प लेती थी। और ठीक इसी नियम का हवाला देते हुए अंग्रेजों ने रानी के दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से साफ इनकार कर दिया। बस यही वो नीति थी जिसने झांसी की आज़ादी छीनकर उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया। जाहिर है, रानी इसे चुपचाप तो सहने वाली नहीं थीं। उन्होंने अंग्रेजों को कई कूटनीतिक पत्र लिखे, कड़ा विरोध दर्ज कराया। और इसी के साथ हमें याद आता है वो मशहूर कथन, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास के किसी भी असली दस्तावेज में ये लाइन है ही नहीं। जी हाँ, असल में ये ओजस्वी डायलॉग 1946 में वृंदावन लाल वर्मा जी ने अपने एक मशहूर उपन्यास के लिए घड़ा था। भले ही ये लाइन ऐतिहासिक रूप से काल्पनिक हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये रानी के उस अड़ियल जज्बे को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। अब यहाँ एक और गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर हमें लगता है कि झांसी का विलय होते ही रानी ने तुरंत अंग्रेजों पर हथियार उठा लिए थे। लेकिन अगर हम तथ्यों को देखें तो झांसी का विलय हुआ था 1854 में, जबकि मशहूर 1857 का विद्रोह पूरे 3 साल बाद शुरू हुआ था। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग घटनाएं थीं।
आज भी इतिहासकार इस बात पर चर्चा करते हैं कि 1857 की शुरुआत में रानी की असल भूमिका क्या थी, क्योंकि शुरुआत में तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ कूटनीतिक रास्ता ही अपनाया था। युद्ध के मैदान में तो वो तब उतरी जब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। अब बात करते हैं उस सबसे अहम सैन्य टकराव की जिसने इतिहास की दिशा बदल दी, झांसी की घेराबंदी। जब कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो गए और विद्रोह की आग झांसी तक पहुंच गई, तो मार्च 1858 में ये ऐतिहासिक घेराबंदी शुरू हुई। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये बहुत कुछ कहते हैं। मेजर जनरल ह्यू रॉस की ब्रिटिश सेना में करीब 4300 सैनिक थे। ये संख्या कम लगती है ना, लेकिन ये अत्यधिक प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस थे। दूसरी तरफ झांसी को बचाने के लिए 11,500 सैनिक डटे थे, और जब तात्या टोपे 20,000 से ज्यादा सैनिकों की कुमुक लेकर पहुंचे तो भारतीय पक्ष की संख्या और भी विशाल हो गई। ये तुलना हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटी लेकिन आधुनिक ब्रिटिश सेना का मुकाबला एक बेहद विशाल भारतीय फौज से हो रहा था। लेकिन इस टकराव का जो अंजाम हुआ वो बेहद विनाशकारी था। ब्रिटिश पक्ष के लगभग 443 सैनिक मारे गए या घायल हुए। वहीं दूसरी ओर झांसी को एक बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ी। इस घेराबंदी और उसके बाद मचे कत्लेआम में करीब 5,000 भारतीय रक्षक और बेगुनाह नागरिक मारे गए। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि वो लड़ाई कितनी भयंकर और क्रूर रही होगी, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। इसी भयानक युद्ध से रानी की वो छवि निकलकर सामने आई जो आज हर किसी के जहन में है। एक तस्वीर हम सबने देखी है, रानी लक्ष्मीबाई दोनों हाथों में तलवारें चला रही हैं और घोड़े की लगाम उनके दांतों में दबी है। लेकिन युद्ध कला के जानकारों की माने तो असली जंग के बीच ऐसा करना किसी भी योद्धा के लिए तुरंत जानलेवा साबित होता। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि वो एक बेमिसाल घुड़सवार थीं और उन्होंने इस अनोखे तरीके से घुड़सवारी का कड़ा अभ्यास जरूर किया था। लेकिन जब बात असली सैन्य मुकाबले की आई तो उन्होंने कहीं ज्यादा व्यावहारिक और सटीक सैन्य रणनीतियों का ही इस्तेमाल किया। झांसी के पतन के बाद की लड़ाई और भी दिलचस्प हो जाती है। आइए उनके उस खास गठबंधन पर नजर डालें जो आखिरी दिनों में उनके साथ खड़ा था। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये संघर्ष सिर्फ एक रानी की अकेले की लड़ाई नहीं थी। ये उस दौर की साझी संस्कृति की एक बेहतरीन मिसाल है। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। उनके मुख्य तोपची थे गौस मोहम्मद खान। खुदा बख्श बशारत अली ने 1500 पठानों की टुकड़ी का नेतृत्व किया और अंत तक डटे रहे। उनके सबसे भरोसेमंद निजी अंगरक्षक सरदार गुल मोहम्मद खान थे। और सबसे भावुक करने वाली बात, बांदा के नवाब अली बहादुर खान, जिन्हें रानी अपना राखी बंदा भाई मानती थी, उन्होंने ही युद्ध के मैदान में रानी का अंतिम संस्कार किया था। ये उस समय की वफादारी और सांप्रदायिक एकता का एक ऐसा उदाहरण है जो आज भी गहराई से असर करता है। झांसी से निकलने के बाद रानी की सामरिक वापसी की यात्रा शुरू हुई। ये एक ऐसी लीडर की कहानी है जो लगातार बढ़ती मुश्किलों के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने रात के घने अंधेरे में अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ झांसी से एक बेहद मुश्किल पलायन किया। वहां से वो कालपी पहुंची, जहां उन्होंने तात्या टोपे और बाकी नेताओं के साथ फिर से सेनाएं खड़ी करने की कोशिश की। और फिर अंत में लगातार हार के बाद उन्होंने ग्वालियर के रणनीतिक किले पर कब्जा करने का वो साहसिक कदम उठाया जो उनका आखिरी बड़ा गढ़ बना। लेकिन 17 और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास ब्रिटिश घुड़सवार सेना के साथ हुए भयंकर युद्ध में कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। ऐतिहासिक अभिलेख साफ बताते हैं कि वो बिल्कुल अग्रिम मोर्चे पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। उनके गिरते ही उनके वफादार सैनिकों ने बिना एक पल गवाए उनका दाह संस्कार कर दिया। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, ब्रिटिश सेना उनके शरीर को कभी हाथ ना लगा सके, और वो इसमें कामयाब रहे। जीते जी तो वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आई, मरने के बाद भी अंग्रेज उनके शव को नहीं छू सके। और सच कहूं तो इसी एक बात ने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन इस कहानी का एक पहलू ऐसा भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो है उनके बेटे दामोदर राव का हृदय विदारक संघर्ष। जरा सोचिए उस 9 साल के बच्चे के बारे में जिसे बचाने के लिए रानी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। दामोदर राव के संस्मरण हमें वो खौफनाक सच्चाई बताते हैं जो रानी की मृत्यु के बाद घटी। वो छोटा बच्चा महज 60 जीवित बचे लोगों के साथ ग्वालियर से जंगलों की तरफ भागने को मजबूर हो गया। भयंकर धूप और बारिश के बीच उन्होंने पूरे 2 साल तक एक भगोड़े की तरह जिंदगी काटी। भूख, बीमारियां और अंग्रेजों का खौफ हर वक्त सिर पर मंडराता रहता था।
हालात इतने खराब थे कि महज जिंदा रहने के लिए उन्हें एक स्थानीय ग्राम प्रधान को हर महीने 500 रुपए घोड़े और ऊंट तक देने पड़े। और यही हमें इतिहास का सबसे कड़वा विरोधाभास देखने को मिलता है। जिस बच्चे के नाम पर ब्रिटिश खजाने में 7 लाख रुपए की भारी भरकम रकम ट्रस्ट के रूप में रखी गई थी, अंग्रेजों ने वो पूरी संपत्ति जब्त कर ली। जंगलों में भटकने के बाद जब आखिरकार दामोदर राव ने आत्मसमर्पण किया तो उन्हें ब्रिटिश शासन की तरफ से क्या मिला? महज 150 रुपए की मासिक पेंशन, जो वारिस में ऐतिहासिक चित्रों में अपनी मां की पीठ पर बंधा एक शूरवीर प्रतीक लगता है, उसकी असल जिंदगी एक शरणार्थी की भयानक त्रासदी में गुजरी। भले ही दामोदर राव का जीवन गुमनामी में बीता, लेकिन उनकी मां की विरासत ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी नींव तैयार कर दी। आपको पता है, इतिहास को अक्सर अलग अलग नज़रियों से याद किया जाता है। इसी ऐतिहासिक आख्यान का एक बहुत ही मजबूत पहलू दलित परंपराओं से भी निकल कर आता है। दलित समुदाय की कहानियों में वीरांगना झलकारी बाई को मुख्य स्थान दिया गया है। ये माना जाता है कि झलकारी बाई ने बिल्कुल रानी की तरह भेष बदलकर ब्रिटिश सेना को उलझाए रखा ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित वहां से निकल सके। ये कहानी सिर्फ उस दौर के अनसुने नायकों को ही सामने नहीं लाती, बल्कि पारंपरिक उच्च जाति वाले ऐतिहासिक वर्णन को भी एक नया और जरूरी आयाम देती है। अब आप देखिए कि सैन्य पराजय के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई का प्रभाव कितना गहरा था। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक ऐसा प्रतीक बन गई जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं की टुकड़ी बनाई तो उसका नाम रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ही रखा गया। और सुभद्रा कुमारी चौहान की 1930 की वो कालजयी कविता याद है आपको? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस एक कविता ने ये तय कर दिया कि आने वाले दशकों में भारत का बच्चा बच्चा उनके अदम्य साहस से परिचित होगा। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। इतिहास कैसे वास्तविक दुनिया के उन जटिल और संघर्षरत नेताओं को एकदम अछूते पौराणिक प्रतीकों में बदल देता है? रानी लक्ष्मीबाई यकीनन एक बेहद साहसी नेता थीं, लेकिन वो एक इंसान भी थीं जो भयानक व्यक्तिगत और राजनीतिक परिस्थितियों से जूझ रही थी। लेकिन समाज ने उन्हें एक ऐसी पौराणिक देवी में बदल दिया जिसके पास अलौकिक क्षमताएं थीं। आखिर ऐसा क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि मुश्किल वक्त में समाज को केवल इतिहास के पन्नों की नहीं बल्कि प्रेरणा की जरूरत होती है। हमें ऐसे महानायकों की जरूरत होती है जो हमें यकीन दिला सके कि असंभव को भी चुनौती दी जा सकती है। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक इतिहास जितना जटिल है, उनका मिथक उतना ही शक्तिशाली। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बस इतना ही। गहराई से सोचने और समझने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।